18 मई 2026 का वो दिन, नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो, पूरा इंटरनेशनल मीडिया वहां मौजूद था। इंडिया और नॉर्वे के बीच एक ग्रैंड ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट अभी खत्म ही हुई थी, लेकिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेज से नीचे उतरे, अचानक एक नॉर्वे जर्नलिस्ट ने उन्हें भीड़ से आवाज दी। Mr. Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? प्राइम मिनिस्टर मोदी अब दुनिया की सबसे फ्री प्रेस के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसे कुछ ही घंटों में पूरे मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो कहानी सिर्फ एक सवाल की नहीं थी, बल्कि इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि ठीक उसी दौरान जब पीएम मोदी एक के बाद एक अलग अलग देशों के दौरे कर रहे थे, तब इंडिया के अंदर बिल्कुल अलग ही माहौल बना हुआ था। इस दौरे से कुछ ही दिन पहले पीएम मोदी ने तेलंगाना के मंच से देशवासियों से कुछ अपील की थी, जिसके तुरंत बाद वो फॉरेन विजिट पर चले गए। अब उनकी इन विजिट्स का इस कंट्रोवर्सी से क्या लेना देना है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। 10 मई 2026 तेलंगाना के एक पब्लिक ग्राउंड में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बड़ी रैली को एड्रेस कर रहे थे। पूरा माहौल चुनावी और एक आम भाषण जैसा था, लेकिन अचानक भाषण का रुख एक अलग डायरेक्शन में मुड़ता है। पीएम मोदी अचानक वहां मौजूद हजारों लोगों और मीडिया कैमरास के सामने देश से एक अजीब और काफी सीरियस अपील करते हैं। वो कहते हैं कि आने वाले एक साल के लिए देश के लोग जितना हो सके पेट्रोल और डीजल का कम से कम इस्तेमाल करें। वो कारपूलिंग की बात करते हुए लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने का आग्रह करते हैं। इवन बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों को भी वर्क फ्रॉम होम कल्चर अपनाने की सलाह दी जाती है। लेकिन ये बात सिर्फ फ्यूल पर नहीं रुकती। पीएम मोदी आगे इस भाषण में कहते हैं कि लोग अगले एक साल तक कोई सोना ना खरीदें, इवन शादियां भी बिना गोल्ड और ज्वेलरीज के ही करें, और साथ ही एक साल के लिए कोई भी विदेश यात्रा ना करें। लेकिन क्यों? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को लोगों से ऐसी अपील करनी पड़ी? लेकिन इसके ठीक 5 दिन बाद ही वो खुद फॉरेन विजिट पर चले गए। एक ऐसी गवर्नमेंट जो हमेशा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी ग्रोथ और कंज्यूमर स्पेंडिंग का जश्न मनाती थी, वो अचानक अपने ही सिटीजन्स को कह रही है कि अब खर्च कम कीजिए, घर पर बैठे और अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करें। अगर सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश में सोना ना खरीदने की सलाह दी जाने लगे तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। 28 फरवरी 2026 को ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei की मौत के बाद अमेरिका को लगा कि उन्होंने खamenei को मारकर ये युद्ध जीत ली है। लेकिन असल में अब अली खamenei की मौत अमेरिका समेत पूरे दुनिया की गले की हड्डी बन चुकी है। जब से खamenei की मौत के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया है, तब से दुनिया भर के कई देशों पर इसका सीधा असर पड़ा है, जिसमें से सबसे ज्यादा असर भारत पर देखने को मिला, क्योंकि हम अपनी जरूरत का 80 से 85% क्रूड ऑयल दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें से 50% से ज्यादा क्रूड ऑयल इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आता है, जो युद्ध की वजह से फिलहाल बंद पड़ा है, जिसके चलते भारत समेत कई देशों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब जब ऑयल टैंकर्स मूव ही नहीं होंगे और डिमांड ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो ग्लोबली क्रूड ऑयल का प्राइस भी बढ़ेगा। इंडिया को उसे इंपोर्ट कराने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जिससे ऑब्वियस सी बात है फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ेगी। और अगर तुरंत प्राइस नहीं भी बढ़ता और सरकारी ऑयल कंपनियां कुछ टाइम के लिए प्रेशर एब्जॉर्ब भी कर ले, लेकिन एक टाइम के बाद ही सही इनका प्राइस बड़ी तेजी से बढ़ेगा। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर का 80 से 85% इंपोर्ट भी इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। अब इसका असर सिर्फ पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि फ्यूल महंगा होने की वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ने से गुड्स की कॉस्ट पर भी असर पड़ेगा, और ऐसे करते करते काफी लंबी चेन बन जाती है, जो किसी भी देश की इकोनॉमी पर काफी बुरा असर डालती है। अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 10 मई 2026 को पीएम मोदी ने एक पब्लिक रैली में लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए कहा था कि फ्यूल, ऑयल, गैस जैसी चीजों का कम से कम इस्तेमाल करें। हो सके तो अगले एक साल तक कोई भी सोना ना खरीदें, क्योंकि इन सब चीजों को इंपोर्ट करने में भारत को काफी डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं, जिससे भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर भी काफी भारी असर पड़ता है, जिसके चलते मिडिल ईस्ट में बढ़ते टेंशंस के बीच इंडिया के ऑयल एंड एनर्जी सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए पीएम मोदी 5 दिनों के फॉरेन विजिट पर गए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट विजिट यूएई की थी, जहां भारत और यूएई के बीच पेट्रोल और डीजल को लेकर बड़ी डील्स हुई, जिसमें यूएई भारत में क्रूड ऑयल स्टोरेज को एक्सपेंड करेगा, और अगर ग्लोबल ऑयल सप्लाई क्राइसिस पैदा होते हैं
तो यूएई उसमें भी भारत की मदद करेगा। इसके अलावा डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी यूएई ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने का कमिट किया है। फिर उसके बाद पीएम मोदी वहां से नीदरलैंड गए, जहां सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन, वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर डिस्कशंस हुई। स्वीडन में स्टार्टअप कोलैबोरेशन, रिसर्च इकोसिस्टम लिंक्स, इनोवेशन पार्टनरशिप, इंडस्ट्रियल ग्रीन ट्रांजैक्शन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे मुद्दों पर डील्स और एग्रीमेंट्स हुए, जिसके बाद वो स्वीडन से नॉर्वे पहुंचे, जहां ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। 18 मई 2026 ओस्लो के गवर्नमेंट पीएम ऑफिस कॉम्प्लेक्स में दोनों देशों के बीच बायलैटरल टॉक्स होने वाली थी, जिसका मेन एजेंडा इंडिया नॉर्वे ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और मैरीटाइम टेक्नोलॉजी पर डील करना था। अब ये बायलैटरल एग्रीमेंट साइन होने के बाद वहीं एक छोटी सी ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट होने वाली थी। याद रखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेस स्टेटमेंट होने वाली थी, जिसमें दोनों देशों के बीच पहले से ही तय स्टेटमेंट्स देने वाले थे, जो भी उनके बीच डील्स और एग्रीमेंट साइन हुए थे। लेकिन जब ये प्रेस स्टेटमेंट खत्म हो चुकी थी और दोनों देशों के लीडर स्टेज से उतरकर एग्जिट करने लगे, तभी वहां की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पीएम मोदी का पीछा करने की कोशिश करी और जोर से चिल्लाते हुए पूछा कि आप दुनिया की सबसे फ्री प्रेस के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते। बस फिर क्या था, ये वीडियो देखते ही देखते पूरी दुनिया में वायरल हो गई और इंडिया में तो पीएम मोदी के झालमुरी वाले वीडियो से भी ज्यादा ये ट्रेंडिंग मुद्दा बन गया, जिससे ना सिर्फ बीजेपी ट्रिगर हुई बल्कि भारत के कुछ मीडिया हाउसेस को भी मिर्ची लग गई और पूरी लेफ्ट विंग को पीएम मोदी को घेरने का एक नया मुद्दा मिल गया। अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत कहाँ रैंक करता है, ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये किसी एक पर्टिकुलर सरकार के दौर में अचानक नहीं हुआ, बल्कि जब भी ऐसी ग्लोबल रिपोर्ट या इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी सामने आती है तो हमारे देश की राजनीति में एक अजीब सा सिलेक्टिवनेस देखने को मिलता है। हर पॉलिटिकल पार्टी इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखती है ताकि सामने वाली पार्टी पर निशाना साधा जा सके, जबकि इनके खुद के दौर में मीडिया फ्रीडम की क्या हालत थी उसे ये लोग बहुत आसानी से भुला देते हैं। आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए मीडिया फ्रीडम की बात करते हुए उन्हें टारगेट कर रहे हैं, वो सही है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि मीडिया हमारे देश की डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है और अगर वही फ्री एंड फेयर ना हो तो वो एक वीक डेमोक्रेसी की निशानी होगी। लेकिन ये लोग शायद अपनी सरकार का दौर भूल गए, जब साल 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू करते हुए ना सिर्फ मीडिया प्रेस की आजादी छीनी थी, बल्कि देश के सभी विपक्षी नेताओं, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट को पकड़कर जेल में डाल दिया था, जो कि साफ तौर पर डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की गई थी। साल 2015 में शाहजहांपुर के जर्नलिस्ट जगेंद्र सिंह को जलाकर मार दिया गया, जब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार में उनके एक मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा को जगेंद्र सिंह ने एक्सपोज किया था। उनके भ्रष्टाचार, जमीन हथियाने और इलीगल माइनिंग के धंधे को एक्सपोज किया था। और आज बीजेपी की सरकार में भी गौरी लंकेश और मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले सामने आते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जब तक मीडिया इन नेताओं के गुण गाए तब तक वो फ्री एंड फेयर है, लेकिन जहां उनसे कोई सवाल पूछ लिया तो वो बिकाऊ या देशद्रोही हो जाती है। और यही हमारे देश के नेताओं का सबसे फेक और सबसे हिपोक्राइट चेहरा है। आज जो ओपोजिशन पार्टियां ओस्लो के इंसिडेंट पर ढोल पीट रही है और प्रेस फ्रीडम का रोना रो रही है, उन्हें खुद अपने रूल स्टेट का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। आज भी किसी रीजनल पार्टी के खिलाफ आप उनके स्टेट में कोई वीडियो बना दे तो अगले ही दिन शायद उसके दरवाजे पर पुलिस खड़ी मिले। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए अंदर कर देना बिल्कुल आम बात है। यानी जब तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष में है, उन्हें मीडिया की आजादी सबसे प्यारी लगती है, लेकिन जैसे ही वो खुद गद्दी पर बैठते हैं तो उनके तेवर भी खुद वैसे ही हो जाते हैं। हमारे देश में जब भी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात होती है तो इसे पूरी तरह से एक वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी बताकर खारिज कर दिया जाता है, लेकिन कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि सरकारी एडवर्टाइजमेंट और कॉर्पोरेट प्रेशर के सहारे जिस तरह से मीडिया हाउसेस को कंट्रोल किया जाता है वो बिल्कुल रियल है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।